हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट विकर्स डायग्राम। इस डायग्राम को हम काफ़ी सारे बुक्स में देखेंगे। जब आप कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी पढ़ोगे आपको काफ़ी बार एग्जाम में बनाना होगा। और ये काफ़ी बड़ा ग्राफ होता है, तो हम इसे आज बहुत ही सिंपल वे में समझने वाले हैं ताकि हमें इसे एग्जाम में बनाने में बहुत आसानी हो। ऑलराइट, लेट्स गेट टू द ग्राफ। तो जब आप आपकी बुक खोलोगे तो आपको कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलेगा। ऑलराइट, अब हम सारी चीज़ें पहले एक बार लेबल करेंगे, फिर वन बाय वन इन चीज़ों को समझेंगे। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने जो लिखा है वो यहाँ पर है प्रेशर चेंजेस हैं जो mmHg में लिखे हुए हैं। फिर यहाँ पर है जो वॉल्यूम को एक्सिस में हमने लगा रखा है। अब आप सोच रहे हो ये कुछ कुछ लाइंस डॉटेड है, कुछ कुछ लाइंस ये हैं। तो देखिए सुनिए, ये जो सबसे पहली ऊपर की जो मोटी सी मोटी हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये कौन सी है? ये हमारी सिस्टोल, ये है सिस्टोल। उसके बाद यहां से लेके यहां तक है डायस्टोल, और यहां से लेके यहां तक फिर से साइकिल का की आएगी सिस्टोल की। हमें बताइए बेसिक कार्डियक साइकिल में हमने पढ़ा था। अब देखते हैं कौन सा फेज क्या होता है। तो ये जो छोटा सा फेज आप देख रहे हो, ये एक मोटी लाइन और डॉटेड लाइन के बीच में है, ये आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। ये उसके बाद ये जो है ये हमारा इजेक्शन। ये कौन सा हमारा इजेक्शन फेज होगा। इसमें क्या होगा? हमारा ब्लड इजेक्ट होगा। इजेक्शन में रैपिड इजेक्शन भी इंक्लूड किया मैंने, इसमें स्लो इजेक्शन भी एंड ऑल्सो प्रोटोडायस्टोल। उसके बाद ये जो अगेन आप एक छोटी सी पतली सी लाइन देखोगे यहाँ पर, ये जो वाली हमने बनाई है यहाँ पे, ये किसकी है? ये अगेन आइसोवॉल्यूमेट्रिक है, लेकिन ये कौन सा है? रिलैक्सेशन है। कौन सा? ये रिलैक्सेशन फेज है। उस रिलैक्सेशन फेज के बाद हमने यहाँ पे कौन सी इंक्लूड करी? ये हमने है हमारी रैपिड फिलिंग वाली फेज। उसके बाद ये कौन सी है? ये स्लो फिलिंग वाली फेज है। और उसके बाद ये वाली जो हमने बनाई हुई है यहाँ पे इस डॉटेड और इस डॉटेड लाइन के बीच में, ये कौन सा होगा? ये एट्रियल सिस्टोल होगा। ठीक है, तो हमने सभी फेजेस दिखा दिए हैं कार्डियक साइकिल के। हमने यहाँ पे प्रेशर चेंजेस डिनोट करे हैं, यहाँ पे वॉल्यूम डिनोट किया हुआ है। अब देखते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो यहाँ पे 6 लाइंस बनी है। अब सबसे पहले हम लिखते हैं कि कौन सी लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो देखिए टॉप पर ये जो सबसे पहले ऊपर हमने है, ये है एओटिक प्रेशर, यानी एओटा के अंदर का प्रेशर। उसके बाद ये वाली जो पिंक लाइन है ये है एट्रियल प्रेशर, है ना, एट्रियल प्रेशर चेंजेस। ये जो है ये है वेंट्रिकुलर प्रेशर चेंजेस। ये वेंट्रिकुलर प्रेशर, ये है वेंट्रिकुलर वॉल्यूम चेंजेस। ये जो हमने बनाया, ये हमने ईसीजी बनाया है ना, पी वेव क्यू वेव। और ये जो हमने बनाया है यहाँ पे हमारे हार्ट साउंड है। ऑलराइट, हार्ट साउंड है। ठीक है, तो अब हमने कर दी सभी चीज़ों की लेबलिंग। अब क्विकली अब हम इन सभी चीज़ों को समझ लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए, मार्क करिए, मार्क अ फ्यू थिंग्स। एओटिक प्रेशर आप देख सकते हो किसके अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर किसके बराबर आ रहा है? 80 mmHg के आसपास आ रहा है। यहाँ पे स्लाइड सी जीरो से थोड़ा सा ऊपर क्या हो रहा है? यहाँ पे हमारे पास ये प्रेशर आ रहे हैं। ठीक है, एओटिक। और ये तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे एट्रियल और वेंट, सबसे मेन हमारे लिए वेंट्रिकुलर प्रेशर। वेंट्रिकुलर प्रेशर को समझते समझते हम हमारे एओटिक प्रेशर को भी समझेंगे, है ना। एक फंडामेंटल चीज याद रखना, जो ब्लड फ्लो होगा वो कहाँ से होगा? वो हाई प्रेशर सिस्टम से लो प्रेशर सिस्टम में होगा। कहाँ पर होगा? हाई प्रेशर सिस्टम से लो प्रेशर सिस्टम में। सबसे पहले आप ऑब्जर्व करिए वेंट्रिकुलर प्रेशर। वेंट्रिकुलर प्रेशर कौन सी है? पिंक लाइन। पिंक लाइन में आप ऑब्जर्व करोगे तो देखिए ये क्या हो रही है? इंक्रीज होती है लाइन। ये लाइन हमारी इंक्रीज होती है ना, इंक्रीज हो जाती है। अब ये किसके ऊपर है? ये कौन सी, सॉरी ये ब्लू लाइन है ना, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। जो ब्लू लाइन है ये क्या है? वेंट्रिकुलर। और जो पिंक लाइन है वो क्या है? एट्रियल प्रेशर। तो अगर आप पिंक लाइन को सबसे पहले ऑब्जर्व करोगे तो देखिए पिंक लाइन किसके ऊपर है? ब्लू लाइन के ऊपर। यानी कि हाई प्रेशर सिस्टम कौन सा है? एट्रियल प्रेशर हमारा क्या भी हायर प्रेशर सिस्टम है। तो ब्लड कहाँ से कहाँ पर आएगा? अभी जो फ्लो होगा वो होगा हमारे एट्रिया से वेंट्रिकल में। अब एक पॉइंट आएगा यहाँ पर, क्या होगा? ये दोनों क्रॉस हो गए, यानी क्या होगा? यहाँ पर बराबर हो गए। और उसके बाद क्या हो गया? वेंट्रिकल ने एओर्टा को क्रॉस कर दिया। तो जब वेंट्रिकल ने एओर्टा को क्रॉस कर दिया, जब वेंट्रिकल ने एओर्टा को क्रॉस कर दिया, अब वेंट्रिकल क्या बन गया? हायर प्रेशर सिस्टम। तो उसके कारण इस पॉइंट पर क्या होंगे? इस पॉइंट पे आपके क्या हो जाएंगे? आपका जो एवी वाल्व है वो क्या हो जाएगा? क्लोज। वो क्या हो जाएगा? क्लोज। द एवी वाल्व विल क्लोज। तो यहाँ पे कौन सा साउंड सुनाई देना चाहिए? सबसे पहला हार्ट साउंड सुनाई देना चाहिए, है ना। तो हमने यहाँ पे देखा सबसे पहला हार्ट साउंड आया।
उसके बाद क्या, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में क्या हुआ, वेंट्रिकुलर प्रेशर क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, और वो किसके बराबर आ गया, एओर्टिक प्रेशर के, एओर्टा में जो प्रेशर था उसके बराबर। हम आपने अगर कार्डियक साइकिल वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें हमने यही कहा कि आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन का यही एम होता है कि वो एओर्टिक प्रेशर को मैच करे एंड एट्रियल प्रेशर को मैच करे रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी है तो आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए अब ये क्या हुआ, ये प्रेशर इंक्रीज हुआ टू मैच द एओर्टिक प्रेशर। अब अगेन अगर आपको ब्लड वेंट्रिकल से बाहर निकालना है तो आपको क्या लगेगा, वेंट्रिकल का हाई प्रेशर सिस्टम बनाना पड़ेगा और एओर्टा को लो प्रेशर सिस्टम। तो जैसे ही आपका वेंट्रिकल क्या करेगा, जैसे ही आपका वेंट्रिकल क्रॉस कर जाएगा आपके एट्रियल लाइन को, ये देखिए ये एट्रिया, ये एओर्टा का है, ये आपका वेंट्रिकल का, ये क्या है, ये कॉमन पॉइंट है। जैसे ही वेंट्रिकल ने उसको क्रॉस किया तब यहाँ पर क्या ओपन हो जाएंगे, आपके सेमी लूनार वाल्व्स, आपके क्या हो जाएंगे, सेमी लूनार वाल्व ओपन हो जाएगा। और अब क्या होगा, इजेक्शन होगा। सबसे पहले रैपिड इजेक्शन होगा, इसलिए ये काफी स्टीप होगा। उसके बाद ये स्लोप थोड़ा सा लेस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि स्लो इजेक्शन आ जाएगा। स्लो इजेक्शन के बाद प्रोटोडायस्टोल होगा। प्रोटोडायस्टोल के कारण क्या होगा, ब्लड पीछे की तरफ आएगा, और पीछे की तरफ आते आते क्या करेगा, वो लो प्रेशर सिस्टम बन हाई प्रेशर सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारा सेमी लूनार वाल्व हो जाएगा क्लोज। और जैसे हमें पता है सेमी लूनार वाल्व क्लोज होता है, हमारे पास कौन सा हार्ट साउंड सुनाई देता है, S2। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद क्या होगा, वेंट्रिकल प्रेशर हमने कहा था और ड्रॉप होता है किसमें, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन में, तो वो हल्का सा और ड्रॉप हुआ। जैसे ही ड्रॉप हुआ वो वापस हमारा आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज था ये पूरा, उसमें क्या होगा, हमारे वो मैच कर जाएगा वापस एट्रियल प्रेशर के, और उसके बाद वो एट्रियल प्रेशर के नीचे की तरफ चल जाएगा ताकि क्या हो सके, फिर रैपिड फिलिंग हो सके, स्लो फिलिंग हो सके, और फिर एट्रिया का सिस्टोल हो सके। ठीक है, तो ये तो था समझ गए हम वेंट्रिकल प्रेशर सिस्टम को। हमने अभी किसी कौन से सिस्टम को समझ लिया, हमने अभी हमारे जो वेंट्रिकल सिस्टम था उसको हमने समझ लिया, वेंट्रिकल प्रेशर सिस्टम को। अब देखते हैं एओर्टा को भी हम समझ गए, बहुत इजी था। बस यहाँ पे दो चीजों का ध्यान में रखना है कि जो हमारे पास यहाँ पर हमने बात करी थी, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, इस पूरे दोनों पॉइंट्स के ऊपर वेंट्रिकल ऊपर है, तो यानी कि वो हायर प्रेशर सिस्टम है। ऑलराइट, वो कवर किया। उसके बाद अगली अगली जो चीज इंपॉर्टेंट होती है जिसे हमें समझना होता है, वो होता है हमारा एट्रियल प्रेशर का कर्व। किसका प्रेशर, एट्रियल प्रेशर का। इसमें हम 3 वेव्स पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नहीं बनाऊंगा मैं, सेम चीज यहाँ पर भी बनी है, तो ये ए कर्व, वी कर्व। एक काम करते हैं, एक नए पेज पर ही चलते हैं। ऑलराइट, ठीक है, तो देखिए ये ग्राफ हम फिर से आ चुके हैं इसी ग्राफ पे। इसमें मैं काफी सारी डिटेल्स नहीं लिखने वाला अभी, क्योंकि हमें फोकस करना है सिर्फ एट्रियल प्रेशर पर, तो हम एट्रियल प्रेशर पर फोकस करेंगे। हमें पता ये क्या था, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ये था हमारा इजेक्शन, ये था आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, ये था रैपिड फिलिंग, है ना, रैपिड फिलिंग, ये था स्लो फिलिंग, और ये था एट्रियल सिस्टोल। ऑलराइट, तो देखिए हुआ क्या, सबसे पहले हम यहाँ पर एक कर्व देखते हैं, ए कर्व, सी कर्व और वी कर्व। तो ये ए सी वी क्या होते हैं, ए कर्व तब बनता है, ए कर्व यहाँ पर भी बना, देखिए यहाँ पर क्या, अगेन यहाँ पे ए कर्व, सी कर्व, वी कर्व। तो ए कर्व कब बन रहा है, आप देख सकते हो कौन से फेज में बन रहा है, वो एट्रियल सिस्टोल में बन रहा है। तो ये प्रेशर इंक्रीज क्यों, क्योंकि जब आपके एट्रिया ने पावर से कॉन्ट्रैक्ट किया तो वहां पे एक प्रेशर क्रिएट हुआ, उस प्रेशर के कारण क्या हुई, ए वेव जनरेट हुई। उसके बाद आप सोच रहे होंगे यार सी वेव क्या कारण है, अब तो उसने सारा ब्लड वेंट्रिकल में ट्रांसफर कर दिया। होता क्या है, मान लीजिए ये हमारे पास, हमने एक हार्ट का रफ डायग्राम ड्रॉ किया है। जब ये हमारा वेंट्रिकल काफी पावर से पुश करता है तो उसके कारण क्या होता है, ये वाल्व थोड़ा सा बल्ज बल्ज करता है इस डायरेक्शन में। तो उसके बल्जिंग के कारण क्या होता है, यहाँ पे एक छोटी सी पीक मिलती है इंक्रीज प्रेशर की, वो इंक्रीज प्रेशर की पीक है ये हमारी सी कर्व। ओके, वो इंक्रीज प्रेशर की क्या है, सी कर्व। और उसके बाद वी कर्व, क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन हो गया है। वी कर्व में आते आते क्या हो गया है, आपका सारा जो ब्लड था एट्रिया के अंदर आके भर चुका है, अब वो पूरी तरह से भर गया। अब बस आपके वाल्व खुलेंगे तो क्या होगा, सडनली आपका ब्लड वेंट्रिकल में जा पाएगा रैपिड फिलिंग के कारण। तो जस्ट रैपिड फिलिंग के जस्ट थोड़ी देर पहले जो आपको एक बल्ज्ड पार्ट मिलेगा एट्रियल प्रेशर का, ये किसके कारण होगा, इट इज ड्यू टू द फिलिंग ऑफ द एट्रिया या फिलिंग ऑफ द ब्लड इनटू द एट्रिया। ठीक है, तो हमने 3 ग्राफ डिस्कस कर लिए। अब हम ये वाला ग्राफ करेंगे। ये किसका ग्राफ है, ये वेंट्रिकुलर, ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है हमारे वेंट्रिकुलर वॉल्यूम का। ऑलराइट, तो देखिए ये बहुत इजी ग्राफ है, बहुत बेसिक स्टेप है। देखिए सबसे पहले क्या होगी, मान लीजिए यहाँ पे आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, हमें पता है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में कोई चेंज होगा क्या, नहीं होगा, तो वो काफी स्टीप थी। यहीं से स्टार्ट करते हैं, क्या हुआ, ये फेज कौन सा है, ये हमारा एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन वाला फेज है ना।
तो क्या हुआ, रैपिड फिलिंग हुई, पहले कोई ब्लड नहीं था, उसके बाद रैपिड फिलिंग हुई, इसलिए स्टीप स्लोप आया इंक्रीज का, उसके बाद एक स्लो फेज आया, क्यों, क्योंकि स्लो फिलिंग हुई है ना। तो ये क्या है, ये रैपिड फिलिंग है और ये स्लो फिलिंग हो गई। उसके बाद आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, इसमें कोई वॉल्यूम में चेंज हो क्या, नहीं। तो ये जो पॉइंट हमने मार्क किया है, माइंड यू, ये जो पॉइंट है हमारा, ये सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन है, क्यों, क्योंकि हम इसे कहते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। इस एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम के बाद क्या होगा, आपका वेंट्रिकल ब्लड इजेक्ट करेगा, और वो ब्लड इजेक्ट करने के बाद, जैसे वो ब्लड इजेक्ट करेगा तो उसका क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होने के बाद यहाँ पर एक और पॉइंट आएगा, इस पॉइंट को हम मार्क करेंगे एज एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। ये क्या है, सिस्टोल के बाद का, तो ये क्या है, डायस्टोल खत्म होने के बाद का वॉल्यूम, और ये क्या है, सिस्टोल खत्म होने के बाद का वॉल्यूम। इन दोनों में जो प्रेशर, जो डिफरेंस है, इन दोनों में जो वॉल्यूम डिफरेंस है, उसे हमने क्या कहा है, स्ट्रोक वॉल्यूम, उसे हमने कहा है स्ट्रोक वॉल्यूम। उसके बाद अगेन 3 फेज आ गए, रैपिड फिलिंग, स्लो फिलिंग और एट्रियोसिस्टोल। तो उसमें क्या हुआ, रैपिड फिलिंग में आपका ब्लड सडनली राइज हुआ, है ना, रैपिड फिलिंग में क्या सडनली फिल हुआ, फिर एक थोड़ी सी स्टीपनेस थी लेकिन एक इंक्रीज के साथ स्टीप थी, और एट्रियोसिस्टोल में फिर से स्टीप आई, क्यों, क्योंकि एट्रिया ने 20% फिलिंग क्या कर दी, 20% फिलिंग एक्स्ट्रा इंक्रीज कर दी। ये भी बात हमने डिस्कस करी थी हमारे कार्डियक साइकिल वाली वीडियो में। और उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे वापस आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन वाला फेज हम पहुंच जाएंगे एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम पे, और क्योंकि उसके बाद क्या इजेक्शन होगा तो क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, है ना। ठीक है, अब एक लास्ट चीज बचती है हमारी ईसीजी। ईसीजी को भी हम थोड़ा सा एक अच्छे ग्राफ, तो अब हम आ गए वापस इसी, आप देख सकते हो यहाँ पे हमने वापस वही ग्राफ बनाया है। मैं यहाँ पे आपके लिए फटाफट सारी लेबलिंग कर देता हूँ। ये हमारा आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ये हमारा इजेक्शन, ये है आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, ये है रैपिड फिलिंग, ये है स्लो फिलिंग, और ये है एट्रियोसिस्टोल, है ना। तो हमें पता है पी वेव किसके कारण जनरेट होती है, एट्रियोसिस्टोल के कारण। तो ये यहाँ पे जनरेट हो गई हमारी पी वेव, यहाँ पे जनरेट हो गई पी वेव, ठीक है, ये रही हमारी पी वेव। उसके बाद क्या होगा, ये सेगमेंट आएगा। उसके बाद ये कौन सा होता है, ये होता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इसमें होता है ड्यू टू वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। वेंट्रिकल कब डीपोलराइज होगा, जब उसमें कॉन्ट्रैक्शंस बिगिन होंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे करस्पॉन्ड कर रही है, और इजेक्शन रीपोलराइज होना है, इसलिए यहाँ पे अब इसके बाद आपके पास कौन सी आ जाएगी, ये होगी आपकी टी वेव। ऑल राइट, ठीक है, तो ये था ईसीजी। ये कौन सी वेव थी हमारी, ईसीजी की वेव थी, है ना। ये 8 साउंड था, S1 S2 S1 एंड S2, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो वॉल्यूम चेंजेस। एक और बात हमें यहाँ पे डिस्कस करनी जो छूट गई थी, वो थी यहाँ पे जब हमने एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम देखा था, तो वो देख सकते हो आप अप्रोक्सीमेटली 180 के आसपास आ रही है, और ये जो आ रही है अप्रोक्सीमेटली 50 के आसपास। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 50 से 180 का, यानी कि अप्रोक्सी 130 ml का जो ये डिफरेंस है, वो क्या हो गया हमारा, स्ट्रोक वॉल्यूम। ऑलराइट, आई होप आपको ये विगर्स डायग्राम समझ में आया हो। अच्छी तरीके से हर एक ग्राफ का हमने डिटेल में डिस्कस किया है, एंड अगर कोई भी डाउट हो तो आप लिख सकते हो। आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू।